We were discussing about the incomes specifically chargeable under the head of the profit and gains from business or profession, section 28 और सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो वहां पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस में बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर और एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ द ट्रेड। And after that, as we discussed about the profession, and then after that we will discuss about the vocation. But ultimately, हम इस कंक्लूजन पे उतरे कि या तो बिजनेस होगा, अगर बिजनेस नहीं होगा तो प्रोफेशन होगा, अगर प्रोफेशन नहीं होगा तो वोकेशन होगा। लेकिन इसमें कोई डिफरेंस करना इमटेरियल है, बिकॉज ऑल आर टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। So ultimately we covered section 28 subsection 1, जो हमारा मास्टर चार्ट हमने 28 का बनाया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पनसेशन, इनकम ऑफ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, इंसेंटिव्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ रिक्विजिट्स, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन एटसेट्रा टू ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, then some received under certain agreement for not to carry on business or profession, some received under key man insurance policy, एंड कन्वर्शन ऑफ द इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। वैसे भी अगर आप देखें कि सेक्शन 28 के अंदर सिर्फ ये 9 टाइप्स ऑफ इनकम है जो कि लिस्ट हमें दे रखी है, जो कि यहीं पे कवर होगी। वैसे भी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखें तो वहां पे आपको क्रेडिट साइड में थोड़ी सी इनकम्स मिलेंगी और एक्सपेंडिचर साइड जो है वो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी। तो आप भी ये समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में सिर्फ हमें जो ये लिस्ट दे रखी है 41 सेक्शन है, और ये लिस्ट है, और इसी लिस्ट के अंदर जो है वो इनकम होगी। और बाद में जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं वो सारी की सारी जो है वो डिडक्शंस को कवर करेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 के अंदर, क्योंकि सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 के अंदर जिसको हमने कहा था कि आपको कि ये जनरल इनकम्स हैं, जिसको कि हमें अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगाना पड़ेगा, और 2 से 9 जो है वो स्पेसिफिक है, उसके बारे में हम कुछ नहीं अपनी तरफ से ऐड कर सकते। जो लॉ में लिखा है वही जो है वो इंक्लूड किया जाएगा। तो आइए जी, आज हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन and the second, that is a compensation. Compensation section 28 subsection 2. What is chargeable under this clause? Income chargeable, the following compensation or other payment due to or received is chargeable under the head of the profit and gains from business or profession. देखिए, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपको कोई क्रैम ना करके सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर सके कि इसका मतलब है क्या। तो यहां पे मैंने कंपनसेशन ड्यू या रिसीव्ड बाय होम, किसके द्वारा वो रिसीव किया जाएगा कंपनसेशन, और कंपनसेशन ड्यू रिसीव्ड इन कनेक्शन विद व्हाट, किसके बारे में आपको कंपनसेशन मिला, जो कि और किसको मिला, जो जाकर के प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल हुआ। अदरवाइज बुक्स में पढ़ेंगे आप तो वहां पे आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, जिसको मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो पहली मैं बता रहा हूं आपको, एनी पर्सन हो गया जी, ठीक है, रिसीव्ड बाय एनी पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। यहां एनी है और मैनेज कर रहा है होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, ठीक है जी। तो कौन पर्सन है वो, अब उसको क्या कॉम्पनसेशन मिल रहा है वो हम आपसे बात करेंगे। तो अब क्या है कि उस पर्सन को टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू हिज मैनेजमेंट। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन जो कि एमडी है किसी पार्टिकुलर कंपनी का, लेकिन वो कंपनी क्या होनी चाहिए, इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अगर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसकी सर्विसेज में टर्म्स एंड कंडीशंस में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, तो सिंपल सी बात है, उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है इफेक्ट होगा। अगर सोर्स ऑफ इफेक्ट होगा तो उसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, तो उसके बदले में वो क्या मांगेगा आपसे, कॉम्पनसेशन मांगेगा। अगर वो आपसे कॉम्पनसेशन मांग रहा है तो देन इट इज टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है जी।
उसके बाद है एनी पर्सन मैनेजिंग द, अब यहां पे मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। अब वहां इंडियन कंपनी थी, यहां क्या है, इंडिया में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कंपनी हो अदर देन इंडियन कंपनी, क्योंकि इंडियन कंपनी तो यहां कवर हो जाती है। तो उस केस में है द टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू हिज ऑफिस, या तो उसके कॉम्पनसेशन रिसीव, जैसे मान लीजिए कि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, और बीइंग ए एम्प्लॉई ऑफ दैट कंपनी, उसकी सर्विसेज, तभी तो उसका ऑफिस लिखा है, अब उसकी जो सर्विसेज है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसकी मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, तो उस केस में भी क्या होगा जी, उसका भी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, इफेक्ट होगा। अगर सोर्स ऑफ इनकम इफेक्ट होगा तो उसके बदले में उसको एक लमसम सा अमाउंट एज ए कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, एंड दैट कॉम्पनसेशन वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन बिकॉज इट इज ए स्पेसिफिक इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 2। तो यहां क्या था जी, इंडियन कंपनी, यहां क्या है, कंपनी कोई भी हो लेकिन वो इंडिया में होनी चाहिए और द पर्सन जो है वो उसको मैनेज कर रहा हो, तो और उसकी सर्विस ऑफिस को क्या किया जा रहा है, टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसकी कंडीशंस में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। ये मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन मैं अभी आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, पर किसी और पर्सन का बिजनेस कर रहा है, अब उसकी टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू सच एजेंसी। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूं, मान लीजिए कि आप जो हैं वो मान लीजिए कि आपको हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड है, अब आपको क्या है कि पूरे हिमाचल का डीलर बना रखा है, एजेंट बना रखा है, ठीक है। अब ये मिस्टर है, अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि देखो ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन अब 12 डिस्ट्रिक्ट में से आपको जो है सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स और ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स, अब आपको क्या करना है कि ये 3 आप नहीं लोगे, सिर्फ आपको ये डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए गए, सिर्फ आपकी सेल यहीं तक। अब बताइए जो 12 डिस्ट्रिक्ट में पहले सेल कर रहा था उसकी इनकम ज्यादा होगी, अब उसको सिर्फ 12 से 4 डिस्ट्रिक्ट कम कर दिए गए, तो टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन की गई। जब मॉडिफिकेशन की गई तो उस केस में वो बोलेगा देखो जी इतनी इनकम बनती थी, अब मेरी मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो इसके बदले मुझे क्या दीजिए, कॉम्पनसेशन दीजिए। तो यही है एजेंसी का। उसी तरह से मान लीजिए कि उसको बोला गया कि जा तेरी को एजेंसी, तेरी एजेंसी खत्म है, तो उसका तो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेशन हो गया। तो इस केस में अगर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू सच एजेंसी, तो देन वट एवर इज द कॉम्पनसेशन इज टू बी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब नेचुरल एजेंसी किसकी होती है, एनी अदर पर्सन की होती है ना, हिंदुस्तान अनलिमिटेड। उसके बाद है एनी पर्सन, vesting of management of any property or business in the government or corporation owned or controlled by the government under any law for the time being in force। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी बिजनेस है जो कि गवर्नमेंट पहले आपको कहती है कि नहीं आप नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने क्या किया कि आपके बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब वो क्या हो गया, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उसके बदले में आपको क्या दे रहा है, कॉम्पनसेशन दे रहा है। अगर वो कॉम्पनसेशन दे रहा है देन दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, क्योंकि कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि जनरली गवर्नमेंट को टेक ओवर करने पड़ते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है ये अब मैंने जो 4 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए, एक था मैनेजिंग द होल, और जिसमें कि टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट है, ठीक है जी, रिलेटिंग टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट है, ये ऑफिस है, ये एजेंसी है, और ये जो मैनेजमेंट है ये दिस इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। देखिए अब इसके बाद अगर आप, मैंने एक नोट दिया है आपको कि एबव रिसीट्स आर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम इवन दो दे आर कैपिटल नेचर। आप बताओ मुझे कि ये जो कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है क्या रेवेन्यू नेचर का है, नहीं है। कौन सी नेचर का है, सर ये कैपिटल नेचर का है। अगर ये कैपिटल नेचर है तो हम तो आपसे बोल रहे थे कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में तो कैपिटल नेचर के इनकम्स को हम चार्ज टैक्सेबल नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये स्पेसिफाइड है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये स्पेसिफाइड है, इसलिए चाहे वो कैपिटल नेचर क्या है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में उसको लेना पड़ेगा। सो दिस इज अ एक्सेप्शन टू द रूल दैट ओनली रेवेन्यू रिसीट्स आर टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम। आपको मैंने एक मोटे तौर पे एक की पॉइंट दिया था कि अगर
ये किसी प्रोविजन के अंडर है, चाहे अब वो रेवेन्यू है चाहे कैपिटल नेचर है, अगर वो कैपिटल नेचर है तो हमें प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लाना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको जितने भी इंस्टांसेस मैंने आपको डिस्कस किए वो बताता हूं। ये मैंने पहला इंस्टांस बताया, एनी पर्सन मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। ये देखिए, compensation received by the managing director of ABC Limited, and that is any Indian company, on account of termination of his services. मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी ने अपनी फर्म से, जो इंडियन कंपनी है उसमें से निकाल दिया और उसके बदले में उसको क्या दे दिया, कॉम्पनसेशन। कहां टैक्सेबल होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। आया जी मैनेजमेंट आया पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था जी, ऑफिस। ओके, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर एज रेफर टू अबव, इवन ही इज एन एम्प्लॉयर था। अब वो क्या है, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज कर दिया गया, और जब चेंज कर दिया गया, ऑफिस संभाल रहा था, तो उस केस में भी अगर उसमें मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन कर दी जाती है, देन ही वुड आल्सो रिसीव द कॉम्पनसेशन। तो ये जो आपका सेकंड केस था वो कवर हो जाता है। तीसरा केस मैंने आपको बताया, कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय कुमार एंड कंपनी होल्डिंग द मार्केटिंग एजेंसी ऑफ एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एन इंडियन कंपनी, ऑन अकाउंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर एजेंसी इन एन एरिया कवर्ड बाय द कुमार एंड कंपनी। मैंने आपको बताया, हिमाचल का मान लीजिए कि 12 डिस्ट्रिक्ट कुमार एंड कंपनी के पास थे, अब उसमें से सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट उसके पास रखे, 8 डिस्ट्रिक्ट उससे हटा करके किसी और को एजेंसी दे दी गई, तो कुमार एंड कंपनी के तो सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर इफेक्ट हुआ। तो अब जब सोर्स ऑफ इनकम इफेक्ट होता है तो उसके बदले में वो कॉम्पनसेशन मांगता है। अगर वो कॉम्पनसेशन उसको मिलता है तो कहां टैक्सेबल होगा जी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। उसके बाद है कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय एबीसी लिमिटेड फ्रॉम एचपी गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड ओन्ड बाय द कंपनी। जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी है, कंपनी की लैंड या बिजनेस को एक्वायर कर लेता है और उसके बदले में गवर्नमेंट जो है उसको कॉम्पनसेशन देती है, देन दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर है जी। तो ये हमारा कौन सा था जी, सेक्शन 28 सबसेक्शन 2, दैट इज रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड केस की तरफ को चलते हैं, और थर्ड है हमारे पास इनकम ऑफ ए ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन। तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 के अंदर है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे हम आपके लिए। तो इनकम डिराइव्ड बाय ए ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज, जरा ध्यान रखना, स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेंबर्स के लिए होना चाहिए। इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चलिए अब पहला की पॉइंट होता है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ट्रेड एसोसिएशन क्या होती है। ट्रेड एसोसिएशन सर नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि जनरली जितने भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को प्रोटेक्ट करती है, बाकी और कोई काम नहीं करती। तो ओके, तो ट्रेड एसोसिएशन इज एन एसोसिएशन ऑफ, किसकी हो सकती है, ट्रेड्समैन की हो सकती है, बिल्कुल, बिजनेसमैन की हो सकती है, मैन्युफैक्चरर्स की हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि कई बार बोलते हैं जी व्यापार मंडल। अब व्यापार मंडल का काम क्या होता है, व्यापार मंडल का काम जो है वो मेंबर्स की प्रोटेक्शन करना है ना। तो इस तरह से अगर ट्रेड्समैन है तो उन्होंने अपना संगठन बना रखा है, बिजनेसमैन उन्होंने अपना बना रखा है, मैन्युफैक्चरर उन्होंने अपना बना रखा है। लेकिन ये एसोसिएशन क्या करती है, टू प्रमोट एंड एडवांस देयर कॉमन इंटरेस्ट। ध्यान रखना, कॉमन इंटरेस्ट। और हमने यहां पे ऊपर क्या पढ़ा कि जी वो क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म करनी चाहिए फॉर इट्स मेंबर्स। ओके, तो इसलिए मैंने आपको नोट दिया कि एन एसोसिएशन कैरिंग ऑन ट्रेड इज ए ट्रेडिंग एसोसिएशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एसोसिएशन एंड ट्रेडिंग एसोसिएशन। जो एसोसिएशन ट्रेड कैरी करती हैं उनको हम ट्रेड एसोसिएशन बोलते हैं, उनको हम ट्रेडिंग एसोसिएशन। सो दीज आर नॉट कवर्ड बाय दिस सेक्शन। सोशल क्लब्स, दीज आर ऑल्सो नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। ये सिर्फ ये कौन सा काम करते हैं, दे डू प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। क्लियर है बात। ओके, उसके बाद आती है आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल्स फॉर परसूट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कॉमन प्रोफेशनल इंटरेस्ट। अब वकील है, वकील अपनी एसोसिएशन बनाते हैं। एसोसिएशन बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं एज ए मेंबर। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो उनकी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, दे आल्सो डू द वर्क फॉर ओनली फॉर द मेंबर्स। लेकिन अब यहां पे हमारे पास क्या है, अगर तो वो कॉमन इंटरेस्ट की बातें करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। यहां क्या होगा, स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए टैक्सेबल होगा।
तो इनकम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एसोसिएशन टू इट्स मेंबर, बट इट मे और मे नॉट रिलेट डायरेक्टली और डेफिनेटली टू सच सर्विसेज। अब जैसे मैं आपको ये बताता हूं, ये देखिए अब आपके पास मतलब म्यूचुअल एक्टिविटी जो भी होगी दैट इज नॉट टू बी चार्ज अंडर दिस, that is not chargeable under the head of the profit and gains from business or profession। बस इतनी सी बात जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा था आपके साथ। ओके, अब देखिए यहां पे जो अगर आपने इसको चार्जेबल करना है तो ये यहां पे मान लीजिए एक ट्रेड एसोसिएशन है, ट्रेडिंग नहीं ट्रेड एसोसिएशन लिख देता हूं, दिस इज योर ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है जी, ट्रेड एसोसिएशन ने किया कि एक मेंबर को उसने कहा उसको एक कार दी और साथ में उसको शॉफर दिया। ठीक है जी, इसको ये फैसिलिटी दे दी, कार और शॉफर की फैसिलिटी दी बीइंग ए मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन, और उसके बदले में उसने उसको कन्वेंस चार्जेस दे दिए। ठीक है जी, इस मेंबर ने ट्रेड एसोसिएशन को उसके बदले में कन्वेंस चार्जेस दे दिए गए, and these conveyance charges which are charged by the trade association from its member is for the specific services, क्योंकि सबको थोड़ी दे रहा है। तो this is the income of the trade association, and if this is the income of the trade association which is taxable under the head of the profit and gains from business or profession। अब देखिए मैं आपको एक और इंस्टांस बताता हूं। ये मान लीजिए एबीसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, जिसको बोलते हैं ना अदर एसोसिएशन, तो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अब उसमें क्या है कि ये जो मेंबर्स हैं ये पेड असिस्टेंस टू मेंबर्स। ठीक है, ये क्या करती है कि जितने भी मेंबर्स हैं अगर कोई असिस्टेंस मांगती है तो वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और वो उन मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। तो दिस इज नोन एज हियर ए स्पेसिफिक सर्विसेज। अगर ये स्पेसिफिक सर्विसेज है देन इट इज टैक्सेबल, अगर ये सबको दे रही है देन इट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि म्यूचुअल एक्टिविटी इज कैन नॉट बी चार्ज्ड। अब जैसे मान लीजिए कि फाइन लगा दिया उसने, फाइन्स आर लेविड फॉर नॉट ऑब्जर्विंग रूल्स, सभी मेंबर्स को फाइन लगा दिया कि आपको, जैसे मान लीजिए कि बोल देते हैं कि संडे को जो है आप शॉप्स नहीं खोलते हैं। अब मान लीजिए कि जो जिसने शॉप खोली उसको उसने फाइन लगा दिया, इसका मतलब दे आर नॉट ऑब्जर्विंग द रूल्स, बट दिस इज नॉट टैक्सेबल एज इट इज नॉट ए स्पेसिफिक सर्विसेज, it is not a specific service, so therefore fine may be the income of this ABC chamber of the commerce, but it is not taxable under the head of the profit and gains of business profession, because it is not a specific services, it is a general rule, it is the general observations, it is for the mutual interest, it is for the mutual activity, and if it is a mutual activity then it cannot be charged under the head of the profit and gains from business or profession। तो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड और ट्रेडिंग एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड्समैन की हो सकती है, बिजनेसमैन की हो सकती है, मैन्युफैक्चरर्स की हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट है। और दूसरी हमारे प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ये सारे के सारे जो है क्या करते हैं, स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक पार्टिकुलर पर्सन को, और उसके बदले में जो अमाउंट मिलता है, जो कंसिडरेशन मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इफ इट इज ऑफ द म्यूचुअल एक्टिविटी दैट इज नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये हमारे पास सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए ये थे हमारे एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। अब क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है, और जब एक्सपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट भी उसमें हेल्प करती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी क्या चाहती है, फॉरेन करेंसी चाहती है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी तो फॉरेन करेंसी हमें रिसीव होगी, राइट। तो वो जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स उसके बारे में जो है, जैसे पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 के अंदर जो है, दिस इज ग्रांटेड अंडर द इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑर्डर 1955 मेड अंडर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947। बहुत पुराना एक्ट है, और इसके अंडर अगर आपको कोई
लाइसेंस पर मिलता है और उस लाइसेंस का आप यूज ना करके उसको फर्दर जो है वो सेल कर देते हैं, तो उसके बदले में जो अमाउंट मिलता है वो जो है टैक्सेबल होगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, ये है मिस्टर एक्सपोर्टर, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि एक्सपोर्ट किया गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब वो एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उनको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मिल गई कि जी आपने जो है बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है, तो आप दूसरी कंट्री से ड्यू टू द ओइंग टू द एक्सपोर्ट्स यू विल रिसीव द इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, कि आप फलां कंट्री से जो है वो इतना अमाउंट का आपको एक तरह से लाइसेंस ग्रांट कर दिया जाता है कि आप जो है वो इतना अमाउंट का इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, अब एक्सपोर्टर ने सोचा कि मैं तो इंपोर्ट नहीं करने वाला नहीं था, तो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी, उसने कहा कि मुझे कुछ अमाउंट जो है इंपोर्ट करना है लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो उसको पता चला कि ये जो मिस्टर एक्सपोर्टर है इन्होंने माल एक्सपोर्ट किया था और उसके बदले में उनको एक इंपोर्ट एंटाइटलमेंट मिली है। तो इन्होंने इसके साथ कांटेक्ट किया कि भैया आपके पास है, और उसने कहा हाँ मेरे पास है लेकिन मैं उसका यूज नहीं करना चाहता। तो उसने क्या किया कि वो जो लाइसेंस, वो जो एंटाइटलमेंट थी, मतलब एक तरह से इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का लाइसेंस ही समझ लीजिए, उन्होंने क्या किया वो जो लाइसेंस है वो किसको बेच दिया, एबीसी लिमिटेड को, और वो 1 लाख रुपए में बेच दिया कि अब आप इसके अगेंस्ट जो है वो जितना आप इंपोर्ट करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा। तो अब एक्सपोर्टर ने अपनी जो एंटाइटलमेंट है वो किसी और पर्सन को बेच दी, कितने में, 1 लाख रुपए, और ये जो 1 लाख रुपए जो उसको मिला दैट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस एंड विच इज टैक्सेबल अंडर दैट ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्लियर हो गया जी। तो दिस इज द इनकम ऑफ द एक्सपोर्टर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 3A। अच्छा, उसके बाद है जी हमारी कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं, सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 जीएसटी के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बाद में थोड़ी सी मैं आपको नॉलेज दे देता हूं। कई बार क्या करती है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सपोर्टर की हेल्प करना चाहती है, ठीक है। अगर वो हेल्प करना चाहती है तो कैसे करती है, वो क्या करती है कि कई बार वो बोलती है कि देखिए आप ऐसा करिए, ये लीजिए, ये आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, और एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, एक्साइज है, कस्टम है, या जैसे अब जीएसटी है, एक्साइज एंड कस्टम है, आप पहले पे कर दीजिएगा लेकिन हम उसको आपको वापस कर देंगे, ठीक है। अब मान लो 10 लाख रुपए की उसने एक्सपोर्ट किया, उसके ऊपर 1 लाख रुपए जो है वो एक्साइज लगती है, तो गवर्नमेंट बोलती है एक बार आप एक्सपोर्ट करो, जो आप एक्साइज पे करोगे मैं आपको रिफंड कर दूंगी। तो बताओ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस वही है। तो इसलिए दिस इज द कैश असिस्टेंस received or receivable by any person is chargeable under the head, however assistance should be against exports and under गवर्नमेंट ये स्कीम लॉन्च करती है कि आप ये वाला एक्सपोर्ट कीजिए, ये वाला मटेरियल एक्सपोर्ट कीजिए, और इसके बदले में अगर जो भी आपकी एक्साइज एंड कस्टम है वो हम आपको वापस कर देंगे। तो ये जो है कई बार आपको ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर्म में आपको वापस आती है। देखो बताया मैंने, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी की बात करें, या कैश कंपनसेटरी सपोर्ट दे देते हैं, वो बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं, मैं आपको इतना अमाउंट जो है एज ए कैश असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर दूंगा। तो बताइए 1 लाख रुपए जब उसको वापस आ रहा है तो दिस इज अ कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट और नॉट, सो दैट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। उस तरह से कस्टम और एक्साइज ड्यूटी ड्रॉबैक, तो जो मैंने आपको यहां बताया वही सेम है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो आपने पे कर रखी होगी वो आपको वापस कर दी जाएगी, लेकिन पहले आपको पे करके उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक, इसमें क्या होता है, ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक के अंडर जो है वो आपकी एंट्री होती रहेगी। अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कितना अपने एक्साइज जो है वो पे करना था, और आपने अगर एक्सपोर्ट किया है तो आपको एक्सपोर्ट किया है तो कितना जो है आपका इसमें कस्टम और एक्साइज बनती है। इस तरह से क्या है कि दोनों साइड जो है आपकी एंट्रीज होती रहेंगी, लास्ट में जो है वो उसकी एडजस्टमेंट की जाती है। इसको हम ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक बोलते हैं। नहीं तो बार बार आपको जो है ना देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तो पासबुक से एंट्री करने के बाद में हम सिर्फ सेटलमेंट करते हैं। So this is the mechanism through which we generally prepare do this duty entitlement passbook.
तो इस तरह से क्या है कि ये सारे के सारे जो है आपके पास क्या है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, उसके लिए एक्सपोर्टर को आप क्या दे रहे हैं, एक तरह से हेल्प दे रहे हैं, वो लाइसेंस बेच रहा है, कैश असिस्टेंस दे रहे हैं, कस्टमर एक्साइज ड्यूटी को वापस किया जा रहा है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ द ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक है। तो ये सारे के सारे जो है दीज आर आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, उसके बाद आ जाता है जी हमारा फिफ्थ वन, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट। ओके, अब आपको याद होगा कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट और जो परक्यूजिट था वो हमने कहां पे पढ़ा था। सर हमने तो ये बातें जो है हम सैलरी में पढ़ी थी ना, सैलरी में, बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपने ये वो सैलरी में पढ़ी थी, तो अब ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में कहां से आ गया, ये एक अचंभे वाली बात है। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्या है कि वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट, ये जो वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट जो है, अब आपने देखा कि कई बार क्या होता था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था। ठीक है जी, अगर हमारे पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अगर था तो वो टैक्सेबल हो जाता था कहां पे, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी में। तो यहां पे क्या है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, चाहे वो मनी में कन्वर्ट हो चाहे ना हो। तो क्या हुआ, अगर मनी में कन्वर्ट नहीं होगा तो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस, ओके, अराइजिंग फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन। ठीक है, आपने क्या किया, या तो बिजनेस या आपने अपना प्रोफेशन एक्सरसाइज करके आपको क्या मिल रहा है, कोई परक्यूजिट मिल रही है, देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड है, ठीक है जी। अब एबीसी लिमिटेड क्या है कि उसको लीगल एक तो उनके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि एक लॉयर जो है वो एम्प्लॉय रख ले, ठीक है जी। वो क्या करेगा, आप उसके केसेस को लड़ता रहेगा और उसको पर मंथ आप क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। दूसरा है क्या कि एक आप मिस्टर एक्स है, वो उसको आप हायर कर लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय नहीं है कि भाई अगर हमारा कोई केस होगा तो आप फाइट करेंगे, और अगर जो भी केस होगा वो फाइट करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं फाइट करेंगे, लेकिन पर मंथ हम आपको एक रेम्यूनरेशन जैसा जो है वो आपको दे देंगे। इट मीन्स मिस्टर एक्स इज हायर्ड, ही इज नॉट एम्प्लॉय। अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो अब वो क्या कह रहे हैं कि जी 5,000 रुपए आपको हम महीने का देंगे और साथ में आपको ये घर जो है हमने फ्री में दे दिया। अगर रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे दी गई तो अब बताओ इसके बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो नहीं है। अगर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है लेकिन उसको उसकी सर्विसेज को सिर्फ हायर किया है और 5,000 के साथ आपने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दी है, तो बताओ वो लॉयर जो है वो अपना प्रोफेशन की तरफ जा रहा है, तो वो बेनिफिट अगर उसको मिल रहा है देन दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसी तरह से मान लीजिए कि ये गिफ्ट है, दिस गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय द योगा प्रैक्टिशनर और एन ऑथर फ्रॉम हिज एडमायरर्स इज टैक्सेबल अंडर दिस क्लाउज। As benefit arises from the exercise of his profession. So this is the gift. This is the gift which is received by the yoga practitioner as an author from his admirers. Is taxable under this clause. As benefit arises from the exercise. अब मान लीजिए योगा प्रैक्टिशनर जो है अपनी प्रोफेशन कर रहा है, अपने प्रोफेशन का एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एक एडमायरर जो है वो उसके पास आ रहा है और उसको क्या दे रहा है, एक गिफ्ट दे रहा है, then that gift is also taxable under the head of the profit and gains from business or profession. क्लियर होगी सी बात यहां तक। तो ये था हमारा वैल्यू। तो यहां पे क्या था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप जो था वो नहीं था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज ए इंटरेस्ट, सैलरी एटसेट्रा टू ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, सेक्शन 28 सबसेक्शन 5 के अंदर जो है। ओके, अब ये देखिए, अब आप बोलने को क्या है, नाम क्या है, सैलरी। इसका मतलब है एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन by whatever name is called is chargeable under this head. अब आपने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनर को क्या दे देते हैं जी, सैलरी।
पर आप पहले ये बताइए कि अगर पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो क्या सैलरी जो है वो पार्टनर और फर्म के बीच में जो है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? नहीं है ना। अगर नहीं है तो फिर ये कहां टैक्सेबल हो रहा है? तो नाम पे मत चाहिएगा इसके कि जी सैलरी है तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम अंडर द हेड ऑफ द सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक देखिए कि क्या है। अब मैं आपको बताता हूं। एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय वट एवर नेम इज कॉल्ड इज चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ इट इज ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, किसके द्वारा? ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। या तो ड्यू है या रिसीव है, किसके द्वारा? ए पार्टनर ऑफ ए फर्म। फ्रॉम सच फर्म एंड सच इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 40B टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम सच फर्म। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये मान लीजिए दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए फर्म ऑफ एबीसी लिमिटेड। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम दिखाते हैं, यहाँ पे आप एक्सपेंसेस दिखाते हैं, और एक्सपेंसेस दिखाने के बाद जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आप यूं लिख देते हैं। कई बार आप यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, बोनस लिख देते हैं, कमीशन लिख देते हैं, रेम्युनरेशन लिखते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो 40,000 ए को बोल दिया रेम्युनरेशन, बी को बोल दिया, सी को बोल दिया, क्या ये रेम्युनरेशन जो है, अब मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर ये हुआ बी और सी, तीनों ने क्या किया, ए बी सी लिमिटेड जो है वो शुरू कर दी, और ए बी सी लिमिटेड जब उन्होंने शुरू कर दी तो वो एक फर्म बन गई। अब आप बताओ ए और बी सी का ए बी सी लिमिटेड के साथ क्या रिलेशन? सर ये तो ओनर है। अगर ओनर है तो ओनर को अगर आप रेम्युनरेशन बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, बोनस बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं, तो क्या वो सैलरी, बोनस, कमीशन बन गया? नहीं। तो दिस इज द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। क्या है ये? प्रॉफिट्स तो हैं जो बचे हुए हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के बाद क्या है? प्रॉफिट्स हैं, और प्रॉफिट को नाम क्या दे दिया आपने? रेम्युनरेशन। तो 1,20,000 आपके पास क्या है? प्रॉफिट है, जो कि आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? एज ए रेम्युनरेशन। तो नाम पे मत जाइएगा। लेकिन अब इनकम टैक्स क्या बोलता है, ये इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, ये देखिए। सच इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन हैज बीन अलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ सच फर्म। ओके। अब क्या है कि मान लीजिए कि ये 1,20,000 रुपए के प्रॉफिट्स है, ये दिस इज द इनकम ऑफ द फर्म। लेकिन 30,000 रुपए जो है वो अंडर सेक्शन 40B में डिसअलाउड है। अलाउड है लेकिन अदर सेक्शन में क्या है, वो डिसअलाउड है। डिसअलाउड है तो सिर्फ कितना हुआ? 90,000। अब 90,000 में रेम्युनरेशन जो तीनों के बीच में कितना बटेगा? 30,000, 30,000, 30,000। तो यहां अलाउड कितना हुआ? 90,000। 1,20 में से अलाउड कितना हो गया? 90,000। तो जितना अलाउड होगा ना उतना अब मान लो तीनों में बांट दिया गया, तो ए के हाथ में, बी के हाथ में, सी के हाथ में, ये 30,000 वुड बी टैक्सेबल एज अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। और जो डिसअलाउड था आपके पास, ठीक है जी, 30,000 जो आपका डिसअलाउड है, दिस वुड बी द इनकम ऑफ द फर्म, और वो फर्म की इनकम मानी जाएगी, वो उसके ऊपर इनकम टैक्स देगा। तो आपने ये देखना है कि जो रेम्युनरेशन है उस रेम्युनरेशन में से, यानी कि जो शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स है, क्या सेक्शन 40B के अंडर जो है पूरा का पूरा अलाउड है? अगर पूरा का पूरा अलाउड है तो सारे पार्टनर्स की इनकम मानी जाएगी। अगर उसमें से कुछ कट लगा है तो जितना कट लगा है वो उनकी इनकम मानी जाएगी। जो जैसे 1,20 में से 30 का कट लग गया तो इनकम ऑफ द फर्म हो जाएगी, बाकी जो है वो पार्टनर्स की इनकम मानी जाएगी। क्लियर होगी जी बात? तो दिस इज द इंटरेस्ट। उसके बाद आपका आता है 7, सम रिसीव्ड अंडर सर्टन एग्रीमेंट फॉर नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन। आपको याद होगा कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम किसी पर्सन को ये बोलते हैं कि देख तू मेरी पड़ोस में दुकान नहीं चलाएगा, और क्योंकि तू मेरी नो हाउ जानता है, तो इस शहर में जो है ये जो मैं काम कर रहा हूं वो काम नहीं करेगा। वो कहता है ठीक है मैं काम नहीं करूंगा, इसके बदले में पहले मुझे पैसा दे, फिर मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा। बस वही बात है, सिंपल में। तो दिस इज द सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड, किसके लिए? नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस। जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी जो है उस प्लेस के ऊपर वो नहीं करेगा, उसके बदले में वो क्या मांग रहा है? पैसा मांग रहा है। नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ। मान लीजिए आपका कोई इंप्लॉई था, इंप्लॉई को आपकी नो हाउ पता है, तो आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये नो हाउ, पेटेंट और जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइज है,
वो कमर्शियल राइट्स जो हैं, सिमिलर नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो तू किसी को नहीं बताएगा या किसी के शेयर नहीं करेगा, लेकिन उसके बदले में जो है मैं तेरे को क्या दे रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं। तो दिस इज रिगार्डिंग नेचर और इन्फॉर्म टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज। तो अगर आप ऐसे पर्सन्स को के साथ एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट के अंदर जो है आप पेमेंट कर देते हैं, तो जो पर्सन उस सम को रिसीव करेगा दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कहां पढ़ा था? सैलरी में भी पढ़ा था सर, बिल्कुल, लेकिन वहां पे डिटेल में आपको बताया था कि हु इज अ की मैन। लेकिन अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि दिस इज द सम विच इज रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। अगर बोनस में मिल जाएगा देन इट इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन ध्यान रखना, ये जो की मैन इंश्योरेंस सैलरी में क्यों गया था? क्योंकि जो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसके नाम पे इंश्योरेंस खरीदी थी, ही वॉज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। यहां पे क्या होगा, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, पहले हो सकता था। तो it means key man insurance policy means a life insurance policy taken by the person on the life of another person who is or was connected in any manner with the business. Connected तो है, लेकिन एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय पहले हो सकता है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है, एंड दैट इज फॉर द कैरिंग ऑन ऑफ द बिजनेस, तो अगर ऐसा है तो कहां टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि की मैन आपको 3 जगह तंग करेगा। पहला, अगर की मैन एम्प्लॉय होगा तो सैलरी में जाएगा। की मैन बिजनेस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है जी, तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। लेकिन अगर की मैन ना तो एम्प्लॉय है ना बिजनेस से कनेक्टेड है, तो चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। बस इतना सा ध्यान रखिए। और ये हमारा लास्ट में है, दिस इज कन्वर्शन ऑफ द इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट। तो क्या होता है कि कई बार आपके पास इन्वेंट्री है, उसको आप क्या है, कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना आपने कि जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री होती है दैट इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एसेट, जिसको हम कैपिटल एसेट में ट्रीट कर देते हैं, ठीक है जी। अब यहां पे क्या है कि जैसे इन्वेंट्री को मैं बोलूं, मान लीजिए कि पहले वो ये घर का डीलर था, घर बेचता था, लेकिन अब उसने क्या किया कि उस घर बेचने के नहीं बेच करके उसने उसको एक पूरा कम्प्लेक्स बना दिया। तो अब कम्प्लेक्स बना करके उसमें अपना उसने बिजनेस शुरू कर दिया। तो क्या होगा, अब ये कम्प्लेक्स जो क्या बन गया, कैपिटल एसेट बन गया। पहले क्या थी, इन्वेंट्री एक एक घर बेच रहा था, इन्वेंट्री किस में कन्वर्ट होगी, कैपिटल एसेट की। तो जिन आपने इसको कन्वर्ट किया, उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसके बेस के ऊपर टैक्सेबल होगा, बट इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यहां तक आपकी बात क्लियर होगी जी। तो हमारा जो अब हम चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो हमारा मास्टर चार्ट था इनकम वाला, उसमें क्या था। तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया जी आपका। उसके बाद कॉम्पनसेशन हमने देख पढ़ लिया, ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन हो गया जी, इंसेंटिव्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स हो गया, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और प्रोक्यूजिट्स हो गया, इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन हो गया, सम रिसीव्ड अंडर सर्टेन एग्रीमेंट फॉर नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोफेशन हो गया, सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, और कन्वर्शन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल एसेट हो गया। तो ये छोटी सी लिस्ट है आपके पास, ये आपकी स्पेसिफिक है और ये एक जनरल नेचर की इनकम जो हमने आपसे शेयर करी थी। अब इसमें क्या है कि सेक्शन 41 के अंदर भी इनकम्स हैं, लेकिन वो इनकम्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सारी की सारी जितनी भी हमारी जो एक्सपेंसेस है उसकी जो डिडक्शन मिलती है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तब आपको इजीली समझ आएगी। ये था हमारा जो मास्टर चार्ट था, याद होगा आपको। इनकम्स मैंने बताया 2 स्टेप्स होते हैं। तो इनकम स्पेसिफिकली चार्जेबल एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28, उसके अंदर जितने भी सब क्लाउज थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। दूसरा है हमारा प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, जिसको हम डीम्ड प्रॉफिट बोलते हैं, सेक्शन 41। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा था कि ये हमें तभी समझ आएंगे जब हम ये वाली चीजें जो है डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 41 इसके बाद ही आएगा। तो अब हम जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि इनकम तो आपने देख लिया छोटा सा होता है, अब इनकम में से आपको एक्सपेंडिचर लेस करना होता है।
अगर लेस करना होता है तो उसमें देखिए मास्टर चार्ट अभी देख लीजिएगा। स्पेसिफिक डिडक्शन है 32, 36 और जनरल डिडक्शन आपके 37। फिर उसके बाद सर्टेन डिडक्शंस टू बी ऑन एक्चुअल, ये मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूंगा। लेकिन अब हमारा इनकम एक तरह से 41 बाद में सेक्शन 28 कंप्लीट है। अब हम कहां से मूव करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारी स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर सेक्शन 32, 36 होगा। यहां तक बात क्लियर है जी आपकी बात? तो ये तभी हमने आपको ये मास्टर चार्ट बना के दिया था, जिससे आपको पता चले कि हमारी डिस्कशन कहां से चली और कहां खत्म हो गई।